नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का आपका सिलेबस है, बीए तृतीय वर्ष का जो प्रथम पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य क्रांति विचारक, उसमें जो दूसरी इकाई है, इकाई नंबर 2, उसमें विचारक है आपके थॉमस हॉब्स, जिसे संविधावादी विचारकों की श्रेणी में रखा गया है। थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, इनको संविधानवादी विचारकों की श्रेणी में रखा गया है। तो उनमें पहला विचारक है थॉमस हॉब्स। आपके सिलेबस में जो दूसरी इकाई है उसमें दिया गया है प्रथम पेपर की जो पहली दूसरी इकाई उसमें थॉमस हॉब्स, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे उसमें उनका जीवन परिचय है, थॉमस हॉब्स की पुस्तकें हैं, संप्रभुता का प्रथम प्रमाणिक क्या था, हॉब्स को माना गया है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ जो समझौता सिद्धांत है उसमें कुछ बातें उसने बताई है कि मानव स्वभाव संबंधी चित्रण उसने किया है, प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार उसने दिए हैं, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून के बारे में उसने चर्चा की है। और आगे जो बिंदु है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो थॉमस हॉब्स का जो जन्म है 1558 में हुआ और 1679 में उनकी मृत्यु हुई है। ब्रिटेन के मेलसबरी नामक स्थान पर जो है थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ है। तो जन्म जो है ब्रिटेन के मेलसबरी नामक स्थान में सन 1588 में 1588 है यहाँ ये 58 में 1588 ईस्वी में हुआ, 1679 में उनकी मृत्यु हुई है। तो जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ तो ब्रिटेन में एक आर्मेडा नामक जगह है, तो वहाँ एक यानी कि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि गृह युद्ध वहां हो गए, युद्ध की स्थिति छिड़ गई। तो थॉमस हॉब्स ने भी अपनी रचनाओं में लिखा है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी मां ने 2 बच्चों को जन्म दिया, उसको तथा ये बात हॉब्स ने लिखी है। वो यही कह रहा है कि यही वर्ष था जब आर्मेडा का युद्ध हुआ और तथा ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य व्याप्त हो गया। थॉमस हॉब्स कहता है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को, यानी कि थॉमस हॉब्स के जन्म की यह घटना है कि वहीं गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और चारों तरफ जो भय का जो माहौल है वो व्याप्त हो गया। तो आगे थॉमस हॉब्स लिखता है कि संभवतः भय के साम्राज्य ने उसे डरपोक बना दिया, यानी कि हॉब्स यानी कि जन्म से के बाद में वो डर जो उसके मन में एक तरह से बैठ गया था। थॉमस हॉब्स जो है जो एक पादरी का पुत्र था, इस कारण उसको बाइबल का ज्ञान था, बाइबल का ज्ञान था, परंतु उसकी आसक्ति धर्म के प्रति बहुत कम थी। प्रारंभ से धर्म के प्रति वो आसक्ति बहुत कम था। मांसपरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा ग्रहण की, यानी कि शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसकी बहुत शानदार रही। विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात में विलियम कैवेंडिश जो बाद में डेविनशायर के अर्ल हुए के उत्तराधिकारी का शिक्षक बनाया, यानी कि वहां को शासक था कोई, वहां का जो शासक था तो उसका उत्तराधिकारी शिक्षक को बना। उसके परिवार के साथ भी उसका जो जीवन पर्यंत संबंध थॉमस हॉब्स का बना रहा। अब उसके बाद जो 1610 में जो घटना हुई उसने अपने शिक्षक कैवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की। इसी प्रकार शिक्षणात्मक भ्रमण उसने 1929 से 1631 तक किया, यानी कि जो कैवेंडिश था उसका जो शिष्य उसके साथ में यूरोप की यात्रा की। बहुत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उसने काफी विचारशील भ्रमण किया। यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के पश्चात कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध वापस प्रारंभ हो गया और दीर्घ संसद को प्रधानता प्राप्त हुई। इस समय निरंकुश राजतंत्र के 2 समर्थक वहां थे, जैसे हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। तो दोबारा जैसे गृह युद्ध की स्थिति वहां हुई तो निरंकुश राजतंत्र के 2 समर्थक थे, प्रथम लॉर्ड तथा द्वितीय स्टैफोर्ड को जेल में डाल दिया गया। अब इससे हॉब्स भी चिंतित हो गया क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। इस कारण वह भागकर वहां से फ्रांस चला गया और अगले 11 वर्ष उसने पेरिस तथा हॉलैंड में बिताए, यानी कि वहां उसने अपना अध्ययन जो है वो जारी रखा। इस बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आया और युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र का शिक्षक भी रहा, यानी कि दर्शन और गणित शास्त्र का वो शिक्षक भी रहा अपने समय के दौरान। तो काफी राजवंशों के दौरान वहां रहते हुए काफी जो विद्वान लोग थे उनके संपर्क में वो आया। वह बेन, जॉनसन, बेकन, क्लैरेंडन, डेकार्ट, हार्वी और गैलीलियो जैसे विभूतियों के
राजशास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र, गणित और दर्शन शास्त्र का भी उसने अध्ययन किया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वह काफी अच्छे विद्वान लोगों के संपर्क में भी हो रहा है। बेकन, क्लैरेंडन, हार्वे तथा गैलीलियो है आदि जो विद्वान लोग थे उनके संपर्क में भी आया। फिर 1642 में उसका ग्रंथ है जो डीसीवी और 1951 में लेवाइथन, हॉब्स की जो प्रसिद्ध चर्चित करती रही है लेवाइथन। आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि हॉब्स की कृतियों के नाम। तो 1642 में उनका ग्रंथ रहा डीसीवी और 1651 में लेवाइथन प्रकाशित हुआ। अब लेवाइथन के प्रकाशन के साथ ही वह फ्रांसीसी अधिकारियों के कोप विभाजनकार बन गए, क्योंकि फ्रांस के जो अधिकारी थे वह उनकी नजर में आ गया कि उसने लेवाइथन में कुछ ऐसा विवरण उसमें छापा। इस स्थिति में वह फ्रांस से भागकर इंग्लैंड पहुंचा और उसने शीघ्र ही उसने राज्य परिषद के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेज दिया। संरक्षण परिषद ने उसे इंग्लैंड में रहने की अनुमति दी, किंतु उसकी सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि उसने अपना जो प्रमाण पत्र है, अधीनता पत्र, वहां की सरकार को सौंप दिया कि मैं आपके अधीन रहूंगा। तो उसको सार्वजनिक जीवन में लेखन, जो सार्वजनिक जीवन में प्रसार प्रसार की लेखन की जो स्वतंत्रता मिली हुई थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रामवेल द्वारा स्थापित कॉमनवेल्थ टूट गया और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई। अब राजतंत्र पुनः स्थापित हो गया 1660 ईस्वी में, लेकिन उसका भाग्य वहां से बदल गया, क्योंकि उसके सौभाग्य से राज्य सिंहासन पर युवराज चार्ल्स द्वितीय आसीन हुआ, जो पेरिस में उसका शिष्य रह चुका था। यानी कि जो चार्ल्स द्वितीय है वो उसका पहले शिष्य रह चुका था और उसी को शासक बना दिया गया। अब हॉब्स के जीवन पर जो मंडराने वाला संकट था वो टल गया और चार्ल्स द्वितीय ने उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन बांध दी। यानी कि 200 पाउंड जो वार्षिक है उसको दिया जाने लगा और अंतिम रूप से वो स्वस्थ रहते हुए 1679 में 93 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। तो ये हॉब्स के जीवन परिचय की एक कथा है जो मैंने आपको यहाँ बताई है। लेकिन हॉब्स के जीवन में अपन देखते हैं कि हॉब्स के जीवन में इंग्लैंड में जो स्थिति बनी हुई, गृह युद्धि बनी हुई थी, तो उसको काफी समय तक उन स्थितियों को समझने में, उनको दूर करने में काफी मददगार मिली। उन चीजों को समझने का उसको जो है मौका मिला। अब अपन बात करते हैं उसकी पुस्तकों के बारे में। जो हॉब्स की पुस्तकें हैं, 4-5 कृतियां उसकी काफी प्रसिद्ध रही। जैसे बात करते हैं डीसीवी, डी कॉर्पोरेट, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन, ये 4-5 बुक्स हैं जो उसकी काफी चर्चित रही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा के सिलेबस में जैसे हॉब्स नामक टॉपिक दिया हुआ है, तो हॉब्स के बारे में आपको सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अधिकतर सवाल हॉब्स की जीवन मृत्यु के संबंध में आपको नहीं पूछा जाएगा, उसकी पुस्तकों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। हॉब्स अपने जीवन में किन लोगों से प्रभावित रहा, जैसे मैंने बताया गैलीलियो, डेकार्ट है, जॉनसन एंड बेकन, इन लोगों से वो काफी अपने जीवन में प्रभावित रहा। तो उसकी पुस्तकें हैं, डीसीवी, डी कॉर्पोरेट, लेवियाथन, कानून के तत्व। डीसीवी है, डी कॉर्पोरेट है, लेवियाथन है, कानून के तत्व है, और डी होमाइन है, डी होमाइन, डी होमाइन, और एक और है ऊपर वार्ता। तो ये बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। 1642 में लिखी गई है डीसीवी, 1642 में है, और यह 1651 में लिखी गई है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। हॉब्स के द्वारा जो रचनाएं हैं उनके बारे में, डीसीवी, डी कॉर्पोरेट, लेवियाथन है, कानून के
तत्व जिसको एलिमेंट्स ऑफ लॉ लिखा गया है। डी होमाइन है गृह युद्ध पर एक वार्ता, गृह युद्ध पर वार्ता। ये आप इसके बुक्स हैं तो कम से कम 6 में से 3 या 4 बुक से 2 हैं, लगभग 3 पुस्तकों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में आपसे ये पूछा जा सकता है। पुस्तकों के बारे में चर्चा हो गई। अब संप्रभुता का प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता हॉब्स को माना जाता है, तो संप्रभुता के संबंध में उसने क्या विचार दिए हैं ये अपन यहाँ देखते हैं। देखिए जो हॉब्स है उसको संप्रभुता का प्रमाणिक व्याख्या माना गया, लेकिन हॉब्स से पहले गोंदा ने भी संप्रभुता के बारे में जो है अपने विचार दिए हैं। लेकिन हॉब्स के विचारों में और जो गोंदा ने संप्रभुता के बारे में विचार दिए उनमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है कि गोंदा है जो संप्रभुता पर प्रतिबंध कुछ लगाता है और हॉब्स ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया, यानी कि सभी को उन बंधनों से मुक्त कर दिया। तो संप्रभुता के बारे में उसने क्या विचार दिए हैं ये अपन देखते हैं। प्रोफेसर जोन्स हैं वो हॉब्स की संप्रभुता के बारे में क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा। निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम व पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा दी गई, यानी कि निरंकुश संप्रभुता का जो व्याख्याकार है वो हॉब्स को माना गया है और पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या हॉब्स ने की है। यद्यपि हॉब्स के पूर्व ही गोंदा यह कह चुका था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है, लेकिन वह इतना अवश्य ही मानता था कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का ये अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। यानी कि कुछ उसने अधिकारों की बात की है और वो कहता है कि ये जो अधिकार हैं वो व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। वह कहता है कि प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में एक अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं, यानी कि जो संप्रभुता की उसने बात की उसका उसने स्पष्ट रूप से सारांश जो है वो प्रस्तुत नहीं किया। इस असंगति का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि उसने संप्रभुता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। इस कमी की पूर्ति 60 वर्ष पश्चात हॉब्स ने अपनी रचनाओं में की, यानी कि 60 साल बाद जब हॉब्स इसके संबंध में लिखता है उसकी जो कमियां रही वो हॉब्स अपनी रचनाओं में प्रकट करता है। हॉब्स ने निरंकुशवाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और संप्रभुता को समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रांसीसी विचारक यानी गोंदा था उस पर लगाए थे, यानी कि संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध उसने लगाए थे तो हॉब्स ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया, यानी कि उन बंधनों से मुक्त कर दिया। अब उसके संबंध में सेबाइन क्या लिखते हैं कि गोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी हॉब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। इस प्रकार वाहन जो है वो भी लिखते हैं कि जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है, यानी कि एक विचारक हैं वाहन, प्रोफेसर वाहन, वो क्या लिखते हैं कि जिसने सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता की धारणा है, उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्य और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि जो हॉब्स ने संप्रभुता संबंधी विचार लेकिन उसमें सेबाइन है और प्रोफेसर वाहन है वो उसके संबंध में विचार प्रकट करते हैं। अब जो हॉब्स ने जो संप्रभुता संबंधी अपने विचार दिए हैं उसमें क्या कहता है कि जो व्यक्ति है, समाज है, उसमें संप्रभु जो शक्ति है यानी कि संप्रभु रूपी जो शक्ति है वो एक ही व्यक्ति में निहित होगी और वो ही एक शासक की भांति कार्य करेगा, यानी कि लोगों ने जो सारे अधिकार है उस संप्रभु को सौंप दिए। मैं क्या लिखता है आगे, आप संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं, यानी कि जो लोग हैं उस संप्रभु को अपने अधिकारों को हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है तथा कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहां संप्रभुता की होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि संप्रभुता वो राज्य के लिए आवश्यक मानता है और कहता है कि संप्रभुता के अभाव में मनमानी
राज्य का अस्तित्व और उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। अब वो समरूपता के संबंध में जो राय देता है, विचार देता है, उसकी वो विशेषताएं भी बताता है कि हॉब्स समरूपता की कौन कौन सी विशेषताएं को बताता है, वो अपन यहाँ देखिए। यहाँ हॉब्स में समरूपता की कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो अपन यहाँ देखते हैं कि हॉब्स जो समरूपता संबंधी विचार करता है उनकी वो कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ बताता है। तो सबसे पहले उसने विशेषता बताई कि संप्रभु समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत होता है। दूसरी उसने विशेषता बताई कि संप्रभुता असीमित होती है। तीसरी विशेषता बताई कि संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत होता है। नंबर 4 बताया अधिकार संप्रभु में निहित होते हैं। नंबर 5 बताया संप्रभुता अविभाज्य और अदेय होती है। और नंबर 6 बताइए कि वो शांति का वो निर्णायक होता है। और संप्रभुता का क्षेत्र जो है वो सर्वव्यापी है, यानी कि हॉब्स निरंकुश संप्रभुता की एक तरह से वो बात करता है। और जो गोंदा ने संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं उनको वो उन प्रतिबंधों को हटाने की बात करता है। फिर अपने अवधारणा के रूप में वो संप्रभुता को परिभाषित करता है और अपने विचार देता है। सबसे पहले वो विशेषता बताता है कि संप्रभु समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत है, यानी कि जो से संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होगी तो सारे जो कानून हैं उसके तहत कार्य करेंगे, वो जैसा करेगा सारे कार्य उसी के तहत होंगे। वह कहता है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है, यानी कि एक व्यक्ति समूह को या व्यक्ति को संप्रभुता की अवधारणा को प्रतिपादक मानता है, वो सारी शक्तियों का केंद्र मानता है और वो निर्णय करने का अधिकारी है, निर्णय करने का अधिकार वो रखता है कि समाज के लिए क्या करना सही है और क्या गलत। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ वो बताता है कि समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। यह शक्ति मात्र संप्रभु में निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याकार है, कानूनों की व्याख्या करता है। तो संप्रभु जो है समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत होता है, यानी कि सारे कानून उसी के तहत कार्य करेंगे। नंबर 2 वो बताता है कि संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता असीमित है यानी कि उसका क्षेत्र सीमित क्षेत्र में नहीं है, वो अपने कार्य को करने में पूर्णतया स्वतंत्र है। वह कहता है कि संप्रभु सत्ताधारी ईश्वरीय प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञा ही मात्र है और वह इनसे ऊपर है। उस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण लगाया जाए तो फिर वह संप्रभु नहीं रह जाता, वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है, यानी कि वो अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र है। तीसरी बात वो बताता है कि संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है, यानी कि राज्य के तहत जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो सारे संप्रभु की आज्ञा से ही होंगे। वह प्रशासनिक अधिकारियों में नियुक्ति करता है, उनका श्रेणी कर यानी कि उनका अधिकारों के रूप में वो बंटवारा करता है पदों के रूप में, और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही वो करते हैं। इस प्रकार जो समस्त प्रशासनिक शक्तियां हैं वो संप्रभु में निहित हैं। फिर अगले विशेषता वो बताता है कि अधिकार संप्रभु में निहित है, यानी कि जितने भी लोगों को अधिकार मिले हैं वो संप्रभु के द्वारा ही एक तरह से संप्रभु में ही निहित है। चाहे व्यक्ति, परिवार, चर्च या किसी अन्य समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का वह प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति उस समुदाय के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु ही है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, यानी कि संप्रभु जो है उसके अलावा किसी चीज का दावा वो नहीं कर सकते। नंबर 5 है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय, यानी कि संप्रभु अपने आप में शक्तिशाली है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको दूसरी जगह दिया या आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। नंबर 6 वो विशेषता बताइए तो शांति का निर्णय, यानी कि संप्रभु अपने आप में युद्ध का आदेश देने वाला है और युद्ध को टालने वाला भी संप्रभु ही है और शांति का निर्णायक भी वो ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभु जो है सर्वे सर्वा है। नंबर 7 विशेषता बताता है कि संप्रभुता का क्षेत्र सर्वव्यापी, यानी कि संप्रभुता एक जगह सीमित रूप में नहीं है, वो
है सीमित नहीं, उसका क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा व्यापक है। यानी कि हॉब्स ने जो है अपनी संप्रभुता की अवधारणा में जो शासक जो है जो संप्रभु है उसको, यानी कि जो पुराने तौर तरीके हैं या पुराने तरीके हैं, परंपरागत प्रतिबंध है या प्राकृतिक प्रतिबंध, उसको सर्वथा मुक्त कर दिया और ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया जो विधि, सुभाषित, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता और शांति का एकमात्र स्रोत है। तो वो अपनी अवधारणा में संप्रभुता की ये विशेषताएं बताता है। कोई आपसे परीक्षा में बड़ा सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि हॉब्स द्वारा जो संप्रभुता की अवधारणा दी गई है उसको स्पष्ट कीजिए, उसका वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। तो संप्रभुता की ये जो विशेषताएं वो आप नोट कर लीजिए। संप्रभुता समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता ऐसी संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है। अधिकार जो है संप्रभु में निहित है। संप्रभुता अविभाज्य और युद्ध और शांति का वो निर्णायक है। संप्रभुता का क्षेत्र सर्वव्यापी है। तो इस कारण संप्रभुता का प्रमाणिक व्याख्याकार यानी कि हॉब्स को माना गया है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि उसने जो समझौता सिद्धांत दिया है उसमें कुछ चीजों की वो बात करता है कि मानव स्वभाव का चित्रण उसने किया है, प्राकृतिक अवस्था का उसने चित्रण किया है, समझौता सिद्धांत का यानी कि अनुबंध, यानी कि व्यक्तियों ने किस प्रकार समाज में अनुबंध स्थापित किया है, प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक कानूनों की वो बात करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव स्वभाव का चित्रण, यानी कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में या सामाजिक समझौता सिद्धांत में जो है मानव स्वभाव का चित्रण किस प्रकार से किया। तो मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स कहता है कि मानव जो जन्म से है वो खुंखार प्रवृत्ति का है, स्वार्थी प्रवृत्ति का है, सत्य असत्य का उसे कोई ज्ञान नहीं है। भिखारियों, जंगलों की तरह, जानवरों की तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए क्या कहता है, सर्वप्रथम कि हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो, स्वयं को पढ़ो। तो ये बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि हॉब्स के जीवन का मूल मंत्र क्या है कि स्वयं को पढ़ो। और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। वह मानव के संबंध में कहता है कि मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है, वे सब लगभग बराबर हैं। हॉब्स क्या कहता है कि जो मनुष्य है उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है, वो लगभग अपने जीवन में बराबर हैं। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों की दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। कि प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्यों में लगभग सब मनुष्यों को बराबर बनाया है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कोई शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो सकता है, कोई थोड़ा कमजोर, लेकिन ज्यादा जो डिफरेंस है उसकी वो बात नहीं करता। दोबारा बोलता हूँ स्लाइड को, शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, यानी कि बौद्धिक रूप से अधिक वो ज्ञानवान हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। इस प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है, यानी कि अपने लक्ष्य को वो व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। हॉब्स मनुष्य को इतना आत्म केंद्रित, स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी मानता है कि उसके अनुसार मनुष्य में निस्वार्थता का गुण है ही नहीं। दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हॉब्स उसका भी स्वार्थ रूप में ही विश्लेषण करता है। उसके अनुसार जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और यही दया का मूल है। इस प्रकार धर्म भी भय पर ही निर्भर करता है, यानी कि वो व्यक्ति को एक तरह से स्वार्थी भी मानता है और वो कहता है कि जैसे किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हम दुखी देखते हैं तो हमारे मन में दया का भाव उत्पन्न होता है और इस प्रकार धर्म भी भय पर ही निर्भर है। तो ये जो है मानव स्वभाव का उसने चित्रण किया है। दूसरी बात वो करता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था की वो बात करता है। तो ये बात जो मैंने आगे बताई है आपको, ये 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है। मानव स्वभाव का चित्रण उसने क्या है। दूसरी बात करता है कि प्राकृतिक अवस्था की वो
प्राकृतिक अवस्था में भी वो मनुष्य को पशु के समान ही मानता है, वो पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। तो प्राकृतिक अवस्था में कहता है, तो एक तरह से जो हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया उसको वो अराजकता का ही नाम देता है, यानी कि एक व्यवस्थित जीवन मनुष्य का नहीं है। तो क्या कहता है वो, प्राकृतिक अवस्था की उसने जो कल्पना की वह है अराजकता का ही दूसरा नाम है। इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं, यानी कि मानव स्वभाव में 3 मुख्य कारणों को बताता है, प्रतिस्पर्धा, भय और प्रसिद्धि। प्रतिस्पर्धा, भय और यश, 3 कारणों को बताता है, यश, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। तो ये बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 कारण। ये बात आपको परीक्षा में पूछी जाती है। मानव स्वभाव में प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष के 3 कारण ऑप्शन बताए हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। ये बात आपको 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है, तो आप इस बात को नोट कर लें एक बार। हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं। उसका कहता है कि प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए वो निरंतर संघर्ष करते हैं। तो जो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो शक्ति ही सत्य पर आधारित की धारणा पर आधारित है, और इसके अंतर्गत जो कोई भी कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रखने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता है, यानी कि किसी चीज पर अपना अधिकार हो जाता है और उस चीज को अपन रख लेते हैं तो वो उतनी देर के लिए उसकी खुद की ही समझी जाती है। तो इस अवस्था की में वो एक मनुष्य की दुखमय जीवन की व्यथा का वर्णन करता है कि ऐसी अवस्था में जो मनुष्य की अवस्था होगी वो अवश्य ही दुखमय होगी और किसी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। हॉब्स एक स्थान पर लिखता है कि ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान और समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता तथा मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र, पाशवी तथा क्षीण होता है। यानी कि मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स कहता है कि जो मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था में जो होगा वो एक पशु तुल्य समान होगा और मनुष्य का जीवन जो है जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाशवी तथा क्षीण होता है। तो मानव स्वभाव की ये विशेषता वो बताता है। एक स्थान पर वो लिखता है हॉब्स की इन उदाहरणों के आधार पर हॉब्स कहता है कि मनुष्य को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं पर दुख और कष्ट मिलता है, यानी कि मनुष्य एक साथ रहेंगे तो उससे उनका दुख और कष्ट बढ़ता है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जब उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए, यानी कि सुख उनमें तभी रह सकता है जब शक्ति की अवधारणा वहां काम करे। तो ये जो है मानव स्वभाव के बारे में वो बताता है कि जो मानव स्वभाव है प्राकृतिक अवस्था में अपना जो दुखमय जीवन व्यतीत करता है क्योंकि उन पर नियंत्रण रखने वाला कोई है ही नहीं। तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ रिपीट करना चाहूंगा। उसके जीवनी के बारे में पढ़ने पड़ा, उसकी पुस्तकों के बारे में पढ़ने पड़ा। पुस्तकों को एक बार आप लिख के याद करें जितने भी विचारक आपने पढ़े हैं, ठीक है। संपूर्णता के बारे में तो आपने उसकी अवधारणा पढ़ी। समझो के सिद्धांत में मानव स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत करता है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताता है। अगले वाले जो क्लास होगी उसमें हम प्राकृतिक कानून के बारे में, समझो सिद्धांत के बारे में, अनुबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको बार बार रिवीजन कर दिए। धन्यवाद।